देश में बहस छिड़ी है कि हमारा लोकतंत्र जिस संविधान के दायरे के अंदर चलता है उसमें संसद, अदालत और कार्यपालिका के अपने अपने दायरे हैं। इन दायरों का उल्लंघन कौन कर रहा है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि अदालतें संसद के काम में दखल दे रही है, संसद से पारित कानूनों पर अपनी ताकत दिखा रही है। अदालतों के फैसले, आदेशों के समर्थकों का कहना है कि संविधान की व्याख्या और कानून की समीक्षा का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है, लिहाजा कोर्ट तो दायरे में ही है। सरकार वक्फ कानून बनाकर संविधान के मौलिक अधिकारों वाले दायरे से बाहर जा रही है। उधर सत्ता पक्ष के लोगों का कहना है कि जब राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद पर रहते हुए किए गए कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं है तो राष्ट्रपति और राज्यपाल के फैसले को सुप्रीम कोर्ट की ओर से क्यों समय सीमा का निर्देश दिया जा रहा है? तमिलनाडु गवर्नर केस से लेकर वक्फ कानून तक छिड़ी इस बहस में अब बीजेपी नेता निशिकांत दुबे के बयान के बाद कोर्ट की अवमानना की तैयारी भी की जा रही है। आज एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट के सामने इसे मेंशन भी किया। 4-5 वकीलों ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर कंटेम्प्ट शुरू करने की इजाजत भी मांगी है। लेकिन सवाल यह है कि संविधान के दायरे का उल्लंघन कौन कर रहा है? अनुच्छेद 142 के तहत क्या अदालतें संपूर्ण न्याय के नाम पर अब ज्यादा फैसले दे रही है? और क्या इस पूरी बहस के पीछे केंद्र के सख्त कानून है? देश में फिर बहस छिड़ी है, संसद बड़ी या अदालत। ये बहस है उनकी शक्तियों को लेकर, सीमाओं के अतिक्रमण को लेकर, शक्तियों के असंतुलन को लेकर, कार्यक्षेत्र के दायरे को लेकर, मुसलमानों के धार्मिक अधिकार। दरअसल बहस की शुरुआत 2 वजहों से हुई। एक तो दक्षिण भारतीय राज्यों के राज्यपालों का मामला था, जहां अदालत ने विधेयक मंजूर करने के लिए 4 महीने की सीमा तय कर दी। दूसरा वक्फ कानून था, जिस पर अदालत ने सरकार से तीखे सवाल पूछ लिए। इसके बाद पहले उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट की ताकत, नियत और नियति पर सवाल उठाए, फिर बीजेपी के नेता हमला करने लगे। सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है, इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। आर्टिकल 142 has become a nuclear missile against democratic forces. राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। अगर देश सीजीआई चलाएंगे और सुप्रीम कोर्ट चलाएंगे और जिसका अपॉइंटमेंट महामहिम राष्ट्रपति करते हैं उसको आप नहीं मानेंगे तो दरकार नहीं है फिर पार्लियामेंट और राष्ट्रपति का, सारे सीजीआई करें। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं के बयानों को वाजिब नहीं माना और ऐसे बयानों से परहेज की नसीहत दी। लेकिन बात छिड़ी तो दूर तलक जा रही है। अब अदालतें भी दिन में 2-2 बार व्यंग कस रही हैं। बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यूं ही टिप्पणी की, यहाँ तो अदालतों पर ही संसद और विधायिका के काम में दखल के आरोप लगते हैं। फिर ओटीटी पर अश्लील सामग्री से जुड़े केस में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पर तो विधायिका और कार्यपालिका के काम में दखल करने का आरोप लगाया जा रहा है। मतलब संसद बनाम अदालत के अधिकारों पर छिड़ी चर्चा के मूल सवाल अब सियासत के रंग में रंगते जा रहे हैं। एक तरफ वक्फ कानून पर अदालत सरकार से सवाल पूछ लेती है, दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल में धार्मिक हिंसा के सवाल पर फिक्र नहीं करती। इस विवाद में दोनों तरफ से दलीलें दी जा रही हैं। सरकार की ओर से दलील देने वाले संविधान और संसद को सर्वोच्च मान रहे हैं। उनका कहना है कि जब लोकतंत्र में जनता के प्रति निर्वाचित नेता, सरकार और सदन जिम्मेदार है, कानून बनाने की जवाबदेही सरकार के पास है, तो अदालत को उसमें दखल नहीं देना चाहिए। अदालत की ओर से दलील देने वाले कह रहे हैं कि अदालत के पास संविधान की व्याख्या की भी शक्ति है और मौलिक अधिकारों के हनन के सवाल पर अनुच्छेद 13 के तहत कानून की न्यायिक समीक्षा की भी शक्ति है। वक्फ कानून को लेकर अदालत में दी गई अर्जियों में यही सवाल उठाए गए हैं कि वक्फ कानून के प्रावधानों से संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, जबकि संविधान के 3रे भाग में वर्णित मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार है, जिसमें धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें भाषण, अभिव्यक्ति, सभा, संगठन, आवागमन, निवास और कोई भी पेशा या व्यवसाय हो करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, बेगार, बाल श्रम और मानव व्यापार का निषेध है। धार्मिक स्वतंत्रता के आधार में किसी भी धर्म का पालन करने, उस पर विश्वास करने और धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता का अधिकार है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार में किसी भी धर्म या भाषा के आधार पर अपनी संस्कृति, भाषा या लिपि को सुरक्षित रखने और अपनी पसंद की शैक्षिक संस्थाएं चलाने का अधिकार है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जिसमें मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अदालत में जाने का अधिकार है।
इन्हीं अधिकारों में समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और संवैधानिक उपचारों के मौलिक अधिकार के मुसलमानों के तहत वक्फ धार्मिक कानून को अधिकार- सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। संसद बनाम अदालत की ताकत में संविधान ने शक्तियों और अधिकार क्षेत्र का साफ साफ बंटवारा किया है। संसद में सर्वोच्च शक्ति मौजूद है, लेकिन संसद से बने कानून की समीक्षा का अधिकार अदालतों को भी है, जिसमें अनुच्छेद 13 के तहत मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर कानूनों को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को है। इसके अलावा अनुच्छेद 131 में केंद्र और राज्यों के बीच कानून को लेकर पैदा हुए विवाद सुनने की शक्ति अदालत के पास है। अनुच्छेद 132 में सुप्रीम कोर्ट को हाईकोर्ट के फैसले में संविधान की व्याख्या करने की शक्ति प्राप्त है, तो अनुच्छेद 133 में हाईकोर्ट के फैसले में कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के समाधान की शक्ति भी है। इसके अलावा अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को अपने अधिकार क्षेत्र में मौलिक अधिकारों और अन्य कानूनी अधिकारों को लागू करने की शक्ति मिलती है। हालांकि देश के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति के पास सर्वोच्च शक्तियां भी हैं, जिसमें सार्वजनिक महत्व के मामले पर राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से ही परामर्शी राय ले सकता है, जिसे मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। आज तक ब्यूरो। हमारे साथ में पीडीटी आचार्य पूर्व सेक्रेटरी जनरल है लोकसभा के, वो इससे उनसे हम कुछ सवाल पूछने वाले हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि मुद्दा यह उठाया जा रहा है कि पार्लियामेंट के अधिकार क्षेत्र में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया या अलग अलग कानून पर, बिल्स पर सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से राय रखती है, वक्फ कानून जैसा कानून पारित किया गया, लोकसभा विधानसभा राज्यसभा में चर्चा हुई, उससे पहले जेपीसी का गठन हुआ था और उसके बाद जल्द ही उस पर 2 मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया और उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। कहीं ना कहीं पार्लियामेंट के कानून करने के अधिकार पर सवाल उठाया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह मुद्दा बार बार उठाने की कोशिश की जा रही है। अगर मैं कोट करूं आचार्य जी कि कानून अदालत को कानून बनाना संसद का काम है, अगर अदालत ये कानून बनाए तो संसद बंद कर देना चाहिए, इस तरीके के स्टेटमेंट्स भी दिए जा रहे हैं सांसदों की तरफ से। तो आचार्य जी, आपको क्या लगता है कि क्या सचमुच में सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे का उल्लंघन कर रही है इस पूरे मामले में? बिल्कुल नहीं। मेरे विचार से सुप्रीम कोर्ट कानून का कोई उल्लंघन या संविधान का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा है। ये हमें मालूम होना चाहिए कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का अंग है। जुडिशियल रिव्यू करती है जुडिशरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है और ये दायित्व उनका है जुडिशियल रिव्यू। कोई भी कानून पार्लियामेंट पास करते हैं, उसके बाद अगर वो संविधान के अनुरूप नहीं है तो नेचुरली सुप्रीम कोर्ट उसको देखेगा। तो जुडिशियल रिव्यू ये अदालत की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट के पावर में है और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि पार्लियामेंट कानून बनाता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है कानून बनाने। कानून नहीं बनाते हैं, कानून का विश्लेषण करते हैं और देखते हैं कि ये जो कानून बनाया जाता है वो हमारे संविधान के अनुरूप है या नहीं। ये काम तो सुप्रीम कोर्ट का है और किसी का नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ये बात बिल्कुल साफ होनी चाहिए। लेकिन दूसरा मुद्दा यह भी यहां पर उठता है कि जैसे मैंने वक्फ कानून का अभी जिक्र किया आचार्य जी कि जिसमें यह कहा गया, बार बार यह कहा गया कि देखिए 2 बार चर्चा हुई, लोकसभा में चर्चा हुई 8 घंटे, राज्यसभा में 8 घंटे चर्चा हुई और सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उसको उठा लिया। कई सारे सांसद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा कर गए थे और कानून पास नहीं हुआ और 1 हफ्ते के भीतर 2 ऐसे प्रावधान थे जिस पर स्टे भी लग गया। कुल मिलाकर कानून पर ही एक तरीके से रोक लग गई, ऐसा हम कह सकते हैं। और अभी 7 दिन के बाद उस पर दोबारा सुप्रीम कोर्ट के सामने बहस होने वाली है। तो इसके वजह से इंटरवीन करने की कोशिश की जा रही है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, यह भी बार बार कहा जा रहा है। तो कई चीजें कही जाती है, इसका यह मतलब नहीं कि सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। लोग तो कई बातें कहते हैं। अब कानून पास होता है पार्लियामेंट में और प्रेसिडेंट ने मंजूरी दे दी तो कानून बन गया, नोटिफाई हो गया। उसके बाद किसी भी वक्त ये लेकर सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं कोई भी। इसमें मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है।
इसलिए वो जो पीरियड है आप जो बता रहे हैं इसका कोई महत्व नहीं है। वो किसी भी वक्त जा सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर या 3 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर तो जा सकते हैं। इसमें क्या प्रॉब्लम है? दूसरा एक मुद्दा यहां पर उठ रहा है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति पर एक समय सीमा लाद दी है सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के वजह से, जो तमिलनाडु में बिल रोक कर रखे गए थे, राज्यपाल ने कुछ बिल्स राष्ट्रपति के पास भेजे थे कि आप इस पर विचार करें, तो उस पर एक समय सीमा लाद दी है और कहा जा रहा है कि 142 आर्टिकल के तहत जो सुप्रीम कोर्ट को विशेषाधिकार है उसका गलत इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया और राष्ट्रपति को वो कैसे कह सकते हैं कि आप इतने महीने के भीतर इस पर फैसला लें। इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या सचमुच में राज्यपाल या राष्ट्रपति चाहे तब तक पार्लियामेंट ने पारित किया हुआ या विधानसभा ने पारित किया हुआ कोई कानून रोक के रख सकते हैं, कोई बिल रोक कर रख सकता है, उस पर विचार कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट यह भी कह रहे हैं राष्ट्रपति को कि आप हमसे सलाह मशवरा कर लीजिएगा अगर आपको लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपको कुछ सवाल है उसको लेकर। इससे पहले भी ये बातें कई बार हो चुकी है। देखिए, इसमें 2-3 बातें हैं जो मैं कहना स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो ये है कि 142 आर्टिकल जिसका आपने जिक्र किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको इन्वोक किया है। वो है वो समय सीमा बांधने के लिए नहीं है, उसमें नहीं है। वो जो बिल्स गवर्नर ने रोक रखा था और जिनको मंजूरी नहीं दी गई प्रेसिडेंट के द्वारा, वो तो सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि वो प्रेसिडेंट के पास भेजना ही अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 142 इन्वोक करके कहा कि these bills shall be deemed to have been assented to, यही है, उसी के लिए यूज किया है और समय सीमा के मामले में नहीं है। और जहां तक समय सीमा बांधने की बात है, देखिए हमारे जो संवैधानिक व्यवस्था में एक बेसिक प्रिंसिपल ये है कि जो भी एग्जीक्यूटिव पावर यूज करता है, इस्तेमाल करता है, वो रीजनेबल तरीके से करें और रीजनेबल टाइम के अंदर फैसला हो जाए। ये एक बेसिक प्रिंसिपल है सुप्रीम कोर्ट का। और इस मामले में आपने देखा, उसकी पृष्ठभूमि देखिए कि जो बिल्स है वो गवर्नर के पास गई और 4-5 साल तक वो रोक रखा है। उसके बाद इन्होंने प्रेसिडेंट को भेजा है, वो भी अगेंस्ट आर्टिकल 200। उसकी व्यवस्था, उसके प्रावधान उसके खिलाफ है। तो इस पृष्ठभूमि में सुप्रीम कोर्ट ने वो समय सीमा बांधी है और समय सीमा बांधने से सुप्रीम कोर्ट ने कोई संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि उन्होंने कहा कि ये तो अंतर्निहित है, आर्टिकल 200 के में अंतर्निहित है ये जो समय सीमा। तो रीजनेबल पीरियड, रीजनेबल टाइम पर फैसला होना चाहिए, ये हर कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी का काम है, उनका दायित्व है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बस उसको एक मूर्त रूप दे दिया है। रीजनेबल टाइम क्या है इस मामले में, ये है, सुप्रीम कोर्ट ने तो यही किया है। आचार्य जी, अंतिम में मुझे एक आपसे जानना है, आपने लंबे समय तक लोकसभा का काम देखा है, कभी इससे पहले भी हमने, अभी आजकल सोशल मीडिया पर काफी सारी चीजें चल रही है, इससे पहले कुछ दिन से चल रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कहा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन कोर्ट के कोई जज तो नहीं ले सकते, वो तो सरकार का काम है, उसमें दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद अब हम आजकल देख रहे हैं कि निशिकांत दुबे और इन लोगों ने जिस तरीके से बयान दिए हुए हैं, जो पार्लियामेंटेरियन है, एमपीज है, क्या इससे पहले आपने इस तरीके की लड़ाई कभी देखी थी? अदालत बनाम पार्लियामेंट, या पार्लियामेंट जो कानून पास करती है उस पर अदालत ने कुछ रोक लगाई है, उस पर कुछ सवाल उठाए हुए हैं और उसके बाद सांसद उसके बारे में कुछ कह रहे हैं, आपने कभी इस तरीके की चीज इससे पहले कभी देखी थी और ये क्यों हो रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए ना, ये अदालत और लेजिस्लेचर के बीच में थोड़ा तनाव तो हमेशा रहा है, पहले भी लगा 60s में 70s में। ये काफी शार्प तरीके से ये प्रॉब्लम आया था हमारे सामने। और कई जो कानून पार्लियामेंट ने जो बनाया था या स्टेट असेंबलीज ने, लेजिस्लेचर ने जो बनाया था, उन कानूनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया था, क्योंकि वो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ था,
का उल्लंघन किया था इस वजह से। तो ये जो चर्चा है सुप्रीम कोर्ट वर्सेस लेजिस्लेचर, ये समय समय पर हमारे सामने आए हैं, वो तो आता रहेगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक चीज हमें स्पष्ट रूप से ये समझना चाहिए कि हमारे सिस्टम में सोवरेन जो है, सबसे सर्वोच्च जो है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। ये बाकी सारे जो एजेंसीज है वो सारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशंस है। लेजिस्लेचर हो, वो जुडिशरी हो, एग्जीक्यूटिव हो, ये सारे कॉन्स्टिट्यूशन के क्रिएशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रेट करने का दायित्व सिर्फ कोर्ट को है, लेजिस्लेचर को नहीं। लेजिस्लेचर कानून बनाता है और जुडिशरी अदालत जो है वो देखते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। यही है, ये स्पष्ट होना चाहिए। ये सबको ये स्पष्ट हो जाता है तो फिर ये तो कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोपरि है और बाकी सारे जो विंग्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई हुई चीजें हैं, फिर वो लेजिस्लेटिव विंग हो, ब्यूरोक्रेसी हो या अदालत भी हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन सर्वोच्च पर है। पीडीटी आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज तक से बात की और एक अहम मुद्दे पर आपने अपनी भूमिका रखी और उसके साथ साथ कुछ चीजें साफ करने की भी कोशिश की। अमिताभ सिन्हा जी, आपसे ही शुरुआत करेंगे। आपने सुना कि पीडीटी आचार्य जी क्या कह रहे थे इसको लेकर। उनका कहना है कि महज सुप्रीम कोर्ट ने कोई समय सीमा नहीं बनाई है, सिर्फ उन्होंने इतना कहा है इस पूरे मामले को लेकर कि देखिए इंटरप्रेट किया है कि रीजनेबल टाइम क्या होना चाहिए, उसको इंटरप्रेट करने की कोशिश की है, उसको अलग तरीके से देखा जा रहा है। पीडीटी आचार्य कह रहे हैं, जो सेक्रेटरी जनरल थे लोकसभा के। अमिताभ सिंह। धन्यवाद साहिल। सबसे पहली चीज कि आपने अंत में जो 15 मिनट का उनका मोनोलॉग था या आपका इंटरव्यू था उनसे, उसके बारे में मुझे जानकारी नहीं दी गई थी, तो मैं उसी समय आता। मुझे ये इंटरव्यू देखने का कोई शौक नहीं था। मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन ये बात कह दूं, ये अनशेड्यूल्ड था। ये इसमें वन वे यदि आप कम्युनिकेशन अपने इस डिबेट में रखेंगे तो मुझे थोड़ी आपत्ति होगी। अब मैं आता हूं मुद्दे पे। मिस्टर आचार्य 14वीं और 15वीं लोकसभा इसी में टाइम चला जाता है, हमने कई बार इस पर बात की। महासचिव थे और नहीं, बिल्कुल नहीं। आपने 15 मिनट का बिना वजह का समय खराब किया। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूं, 14वीं और 15वीं लोकसभा में महासचिव थे। अरे ये बात सही नहीं है सर, उस दौरान हमेशा इसी बात पर हमारी लड़ाई हो जाती है। दो तीन चीजें नहीं, ये थोड़ी आप तय करेंगे कि हम किसका इंटरव्यू करेंगे किसका नहीं करेंगे। आप लड़िए, आप हमारे गेस्ट थोड़ी तय कर सकते हैं। ये तो आप पहले मुझे बताएंगे तो मैं आपके पास आया हूं, आप उसका जवाब दे दीजिएगा। उनसे बातचीत क्यों की, इससे बातचीत क्यों की, ये कौन सा तरीका हो गया? ये सही नहीं है सर। उनको भी अपनी बात रखने का अधिकार है। हम उनसे सवाल पूछ सकते हैं, वो अपना जवाब दे रहे हैं। आप अपने तरीके से जवाब दीजिए। आपको उस पर सवाल पूछ रहे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए ना सर। आप उसको डिबेट में रखते, समय व्यस्त मत करिए सर, बाकी लोग भी यहाँ पर हैं, ऐसा मत करिए सर, प्लीज प्लीज सर। अब मुद्दे पर आते हैं, अभी चलिए। मैं पूछ रहा हूं आपसे, तू नहीं करेंगे, हम मुद्दे पर आते हैं। 4 से 5 साल तक बिल को रखा, 4 से 5 साल तक उन्होंने कहा, एक फैक्चुअल इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया मिस्टर आचार्य ने। 4 से 5 साल तक राष्ट्रपति ने, राज्यपाल ने रखा। ये 5 साल है ही नहीं, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। वहां की मिस्टर रवि जो है वो 5 साल से है नहीं वहां गवर्नर। मैं उस केस को नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन फैक्चुअली इनकरेक्ट बात यदि कोई कहेगा तो वो भी आपके जैसे प्रतिष्ठित चैनल में, तो मुझे उस बात से आपत्ति है, पहली बात। दूसरी बात, तो कितने साल तक अगर रखे तो हम मान के चले कि रीजनेबल टाइम रखा हुआ है सर, आप ही बता दीजिएगा फिर। हेलो, बोलिए सुन रहे हैं। साहिल जी, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा है, ये एक रेसिप्रोकल अरेंजमेंट होता है। मैं इसमें बैलेंस ऑफ पावर की जो लगातार बात कर रहा हूं, बैलेंस ऑफ पावर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो शक्ति संतुलन है, उसके हिसाब से जो आर्टिकल 50 है, आर्टिकल 121 है, 122 है और 361 है, ऐसे आर्टिकल्स हैं जो पढ़ लें सब आपके व्यूअर, उसमें बहुत सुंदर शक्ति संतुलन है। और ये मिस्टर आचार्य ने जो कहा, मैं उससे आपत्ति रखता हूं। आर्टिकल 361 बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के ऊपर में इस तरह से कोई भी जो ऑर्डर नुमा कोई भी सजेशन सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता। मैं बहुत जिम्मेदारी से एक सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता के नाते आपको जानकारी दे रहा हूं। और 361 को मैंने पिछले बार भी आपके चैनल में कोट किया था, जिसमें एकदम स्पष्ट कहा गया है कि ये राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों जो है उस संवैधानिक न्यायपालिका के उस आदेश के दायरे में नहीं आते हैं। नंबर, तो उसके ऊपर में यदि इनको कोई आपत्ति है सुप्रीम कोर्ट को, तो सबसे पहले वो 361 को स्ट्रक डाउन कर ले। आर्टिकल 361 को मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि वो 361 को खत्म कर दें
और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई करें। 361 के रहते ही यदि वो साथ साथ यदि उसके बाद 124 को लागू करेंगे, 142 लागू करेंगे, 142 लागू करेंगे, तो मुझे लगता है कि कंट्राडिक्शन है संविधान का, क्योंकि एक और तो पूरे तरीके से इम्यूनिटी है राष्ट्रपति को और राज्यपाल को, और दूसरी ओर आप उसकी के ऊपर में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहिल जी, कि सुप्रीम कोर्ट के प्रैक्टिशनर के नाते और हाई कोर्ट के मैटर्स में मैंने कई बार देखा है कि जजेस जो हैं वो जजमेंट को रिजर्व कर देते थे, 2-2 साल 3-3 साल जजमेंट रिजर्व रहता है, इस बीच में बेंच बदल जाती है और फिर दोबारा से केस करना पड़ता है, जो गरीब क्लाइंट है वो मरता है। उसमें क्या समय सीमा है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की? नहीं है। तो यदि आप अपने ऊपर में यदि ये दायरा नहीं रख सकते तो आप राज्यपाल और राष्ट्रपति के ऊपर में दायरा रख रहे हैं, तो ये अनुचित है मेरे हिसाब से। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूं कि ये जो पूरी व्यवस्था है, ये फेडरल स्ट्रक्चर है, संघीय व्यवस्था है। इस संघीय व्यवस्था में केंद्र जो है वो व्यवस्था देखती है कि विधानसभाओं में कोई ऐसी चीज ना हो जाए। जैसे मैं एक उदाहरण के ना देना चाहता हूं कि यदि कोई विधानसभा में कोई बात कह दे कि हम तो केंद्र सरकार की बात को नहीं मानेंगे, या केंद्र के किसी जो स्टेट लिस्ट है उसके अलावा वो सेंट्रल लिस्ट की बात को भी यदि ओवररूल करेंगे स्टेट असेंबली में, या मान लिया वर्स्ट केस में यदि वो सेसेशन की बात करते हैं, देश से अलग होने की बात यदि विधानसभा पारित कर दे, उस समय क्या राज्यपाल जो है उसको बाध्य है क्या उसको विधेयक को देने के लिए आदेश या उसको सहमति? देखिए बहुत सारी ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें कि संघीय व्यवस्था में एक चेक एंड बैलेंस होता है। सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से यदि न्यायिक तानशाही करेगी, यदि जुडिशियल डिक्टेटरशिप लागू करेगी तो ये प्रजातंत्र के लिए गलत है। और अंतिम में यही मैं कहना चाहता हूं कि ये प्रजातंत्र जो है ये फॉर द पीपल, जुडिशियल डिक्टेटरशिप लागू की जा रही है, इस तरीके का आरोप यहां पर लग रहा है। सुरेंद्र राजपूत, आपने सुना कि क्या वो कह रहे हैं? कहीं ना कहीं ये कहने की कोशिश की जा रही है कि जुडिशियल डिक्टेटरशिप टर्म का इस्तेमाल आपने सुना होगा। सुरेंद्र राजपूत, अब भारतीय जनता पार्टी के जितने समर्थक लोग हैं बेशर्मी से इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं, और वो लोग इस तरीके की भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो लगातार कांग्रेस के शासन के समय में इसी सुप्रीम कोर्ट के पैरों में पड़ करके यही न्याय की भीख मांगते थे, जो आज की डेट में बाकी सब लोग बात कर रहे हैं। अभी जो आचार्य जी ने बड़ी स्पष्ट बात कही कि हमारा संविधान सर्वोच्च है, ये अपने आप में क्लियर हो जाता है, और सुप्रीम कोर्ट उसकी व्याख्या करता है, तो इसका मतलब संविधान सर्वोच्च है, बाकी सारी चीजें उसकी अपनी वो रहती हैं। अब निशिकांत पर आ जाइए, हमें अमिताभ जी पर कोई बात नहीं करनी, अपने वकील हैं, वकालत करें, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी वाले कहें कि देश में गृह युद्ध छिड़ रहा है तो उसका भी समर्थन करें। भारतीय जनता पार्टी वाले अगर हम कहें कि नहीं गृह युद्ध तो मणिपुर में छिड़ रहा है तो कहेंगे नहीं नहीं मणिपुर में तो कुछ नहीं हो रहा है। तो हम इस चीज को लेकर के अमिताभ जी के ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। हां, हमारी टीका टिप्पणी बहुत स्पष्ट रूप से निशिकांत दुबे के ऊपर है। निशिकांत दुबे ने गद्दारी की है, वो गद्दार है, और वो हमारे देश के संविधान का गद्दार है, हमारे देश के कानून का गद्दार है, हमारे देश के लोकतंत्र का गद्दार है, और हमारे देश की संसद का गद्दार है। वो सच्चाई यह है कि मुझे नहीं पता वो आईएसआई के हाथ में खेल रहा है, पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा है, अमेरिका के हाथ में खेल रहा है, या चीन के हाथ में खेल रहा है, लेकिन वो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहता है, क्योंकि उसने खुली धमकी दी है कि देश में गृह युद्ध छिड़ रहा है, देश में धार्मिक युद्ध छिड़ रहा है। आप मुझे बता दीजिए साहिल भाई कि देश में कहां गृह युद्ध है और कहां देश में धार्मिक युद्ध है। हां, देश में गृह युद्ध एक जगह पर है, मणिपुर में है, उसको ये लोग मानते नहीं। आप इस चीज को देखिए, वहां पर भी हमारी सेना अच्छा काम कर रही है। ये सवाल तो हमको निशिकांत दुबे जी को पूछना चाहिए, टीका टिप्पणी फिलहाल तो वो डिबेट में है नहीं, वरना उनसे ही पूछ लेते। सुनिए ना, तो आप मैं तो नहीं, मेरी बात तो सुनिए सर, मैं वही बात कह रहा हूं, आप ही के जरिए निशिकांत दुबे की कान तक पहुंचेगी ना ये बात, और मैं तो चाहता हूं निशिकांत दुबे के कान तक ना पहुंचे, ये ऐसे लोगों के कान तक पहुंचे जो निशिकांत दुबे के खिलाफ कार्रवाई करें, उसके राष्ट्रद्रोह के इस एक्ट के लिए उसको जेल के अंदर भेजें और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी, कठोर से कठोर कार्रवाई हो। अगर वो मानसिक रूप से विक्षिप्त है तो रांची के पागल खाने में जाए या आगरा के पागल खाने में जाए, देश को पागल ना बनाए। मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, मेरे देश में कहीं पर भी गृह युद्ध नहीं छिड़ रहा। हम नरेंद्र मोदी की नीतियों से असहमत हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये कहते हैं कि देश में कहीं गृह युद्ध नहीं, देश में कहीं धार्मिक युद्ध नहीं। अमिताभ सिन्हा जी, जरा जल्दी से बता दीजिए, आपको कोई कंटेम्प्ट नजर आ रहा है इसमें? क्योंकि कई सारे सुप्रीम कोर्ट के वकील एडवोकेट जनरल के पास गए और कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट का
की कार्रवाई होनी चाहिए निशिकांत दुबे के खिलाफ। मेरी 5 सेकंड अगर और बात हो जाती, कोर्ट की मांग भी की जा रही है। आपको लगता है कि कोई कंटेम्प्ट वगैरह यहाँ पर हुआ है? मैं बात पूरी कर लेता। आपने आऊंगा आपके पास, सुनील राजपूत जी वापस आऊंगा। अमिताभ सिन्हा जी जल्दी से जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद मुझे बाकी गेस्ट के पास भी जाना जल्दी से। ठीक है राजपूत जी, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं, जो शब्दों का जो चयन है उसमें बेशर्मी वगैरह शब्दों का प्रयोग थोड़ा सा अनुचित लगता है, लेकिन ये आपका स्वतंत्रता है आपकी कि आप जो भी शब्द का प्रयोग करें। मुझे किसी के बारे में कोई यहाँ डिफेंस इंडिविजुअल नहीं करना है। मैं यहाँ इंस्टीट्यूशंस की बात, संस्थानों की बात कर रहा हूँ, और संस्थानों में मैं ये मानता हूँ कि जितनी कार्यपालिका महत्वपूर्ण है, जितनी विधायिका महत्वपूर्ण है, उतनी ही न्यायपालिका महत्वपूर्ण है। और यदि किसी भी स्थिति पे कोई भी, चाहे मैंने जितना, चूंकि मैं विद्यार्थी रहा हूँ इतिहास का और राजनीतिक शास्त्र का और कानून का, मैं इतना जानता हूँ कि इतिहास में, भारतीय स्वतंत्र भारत के इतिहास में दर्जनों बार इतनी ऐसी घटनाएं हुई हैं जब चीफ जस्टिस को सुपरसीड करके और दूसरे को चीफ जस्टिस बनाया गया है। यहाँ तक कि मैं जितना आपको 2018 में जो इम्पीचमेंट, सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में इम्पीचमेंट मोशन मूव किया गया था, सिटिंग चीफ जस्टिस, और उसमें कांग्रेस के लोग इन्वॉल्व थे। मैं राजनीतिक बात नहीं कर रहा हूँ। वहां पर निशिकांत दुबे ने जो कहा वो कंटेम्प्ट लगता है कि आपको? आप भी सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। एक मिनट, आप साहिल जी, मैं कह रहा हूं कि मैं इतना जवाब तो दे दूं कि जो इम्पीचमेंट आप सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ में मोशन मूव करते हैं कि वो भ्रष्ट है, उसके पहले में वहीं पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज हैं, 4 जजेज, ऐतिहासिक रूप से आज तक नहीं हुआ, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी रोस्टर में गड़बड़ियों के खिलाफ। उसके बाद में मैं एक और नाम लेता हूं कि जो एक बहुत ही सवाल का जवाब दीजिए ना सर। जो फेमस व्यक्ति हमारे कलीग हैं, लॉयर, मैं वहीं आ रहा हूं, तो वहां पर यदि कंटेम्प्ट उनके खिलाफ में होता है, वो कहते हैं 25 जज बेईमान हैं, उसमें कंटेम्प्ट नहीं होता है, उसमें 1 रुपया उनको फाइन होता है, वो भी दूसरे उनके कलीग ने 1 रुपया जमा किया। देखिए, कंटेम्प्ट कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सवाल है कि कंटेम्प्ट के लिए हिम्मत जुटाना पड़ता है कि जो बात कोई कह रहा है उसके प्रति क्या न्यायालय इस बात को तय करेगी कि हम लोग इस पे सुने। और उसके बाद में जैसे प्रशांत भूषण के बारे में भी मैं नाम ले रहा हूं अंत में, कि जब उनके ऊपर में कंटेम्प्ट मूव हुआ था, जब उन्होंने कहा था कि 25 जज जो है सिटिंग जज वो भ्रष्ट हैं, तब उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी उस व्यक्ति पे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बड़ा साफ है, और अगर कोई अदालत पर यह आरोप लगाता है कि प्रेजुडिस माइंडसेट से ये बातें की जा रही है, सेक्शन 3 कहता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट का, तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। हालांकि अब अदालत का फैसला होगा, अदालत तय करेगा कि भाई कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाए कि नहीं माना जाए, लेकिन कुछ मुद्दे बार बार यहाँ पर उठ रहे हैं मित्तल जी, और आपने उस दिन चर्चा में कुछ मुद्दे साफ करने की कोशिश भी की थी। नहीं, ठीक है, हमारे साथ बाकी लोग भी है, और मुझे मित्तल जी से एक सवाल पूछना है सर। उस दिन भी कई सारे मुद्दे यहाँ पर उठे थे, उसमें से एक मुद्दा उठा था 124, आर्टिकल 124 के तहत ये कहा गया कि जो अपॉइंटमेंट्स होती है सुप्रीम कोर्ट जजेस की, वो राष्ट्रपति के जरिए होती है। यह मुद्दा उठाया था उस दिन। अब इंटरेस्टिंग बात यह है, आप जरा लोगों को यह बात बता सकते हैं, मुझे 142 का इस्तेमाल इससे पहले कब कब किया गया था वो भी जरा सबके सामने रखना है। एक नई चर्चा, उस बहस इसको लेकर भी शुरू हो जाएगी, लेकिन जरा लोगों को यह बात पता चलना जरूरी है। जो 124 का जिक्र किया गया था, मुझे यह जानना है कि क्या वो दोनों चीजें अलग है, क्योंकि ये एडमिनिस्ट्रेटिव बात हो गई। आर्टिकल 124 के तहत जो प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को, और दूसरी तहत जो आदेश दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के तरफ से, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है तमिलनाडु के केस को लेकर, गवर्नर को लेकर, उनके मुद्दों को लेकर, वो एक जुडिशियल प्रोसेस हो गया। तो इन दोनों को मिक्स तो नहीं किया जा रहा है, इसको किस तरीके से देखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक तर्क बार बार दिया जा रहा है। मित्तल जी देखिए, मेरी राय में ये पूरी तरीके से भ्रामक है, और 495 पेज के जजमेंट में कहीं भी महामहिम श्री राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम 22/9/1992 और 4 फरवरी 2016 उन दोनों का हवाला देते हुए कहा है कि स्वयं भारत सरकार ने ये व्यवस्था दी है कि विधायिका से जो भी बिल आए या जो भी प्रकरण आए, उनका निस्तारण 3 माह के अंदर हो जाना चाहिए। मैं पुनः ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई विधेयक राष्ट्रपति महोदय के पास भेजा जाता है, तो उसका परीक्षण केंद्र सरकार का संबंधित विभाग करता है। जैसे मर्सी पिटीशन पर भी केंद्र सरकार का संबंधित विभाग ही
उसका परीक्षण करता है। तो इसमें कहीं भी महामहिम राष्ट्रपति को किसी प्रकार का कोई निर्देश नहीं दिया है। पैरा 391 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है कि जो व्यवस्था भारत सरकार के ऑफिस मेमोरेंडम डेटेड 22/9/1992 और 4 फरवरी 2016 में है, तो ये भ्रमित किया जा रहा है कि राष्ट्रपति को कोई निर्देश दिया गया है। जहां तक महामहिम श्री राज्यपाल को निर्देश दिए जाने का प्रश्न है, मैं ये बताना चाहूंगा, मैं भी बहुत से कानून बना चुका हूं, विधायिका में मैं रहा हूं। हर बिंदु पर कानून बनाना संभव नहीं होता है और यही कारण है कि हमारी सिविल प्रक्रिया संहिता में अधीनस्थ न्यायालयों को धारा 151 के अंतर्गत इनहेरेंट पावर दी गई है। उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित पावर दी गई है और इसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 142 के अंतर्गत कानून को लागू करने के लिए अंतर्निहित पावर दी गई है। तो जो भी ग्रे एरिया होता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला लेता है और इसमें एक बिंदु ये आया अनुच्छेद 361 का। बिल्कुल। मैं विद्वान अधिवक्ता श्री जो भी हैं, मैं नाम मैं क्षमा चाहता हूं, उनको ये बताना चाहता हूं कि अमिताभ सिन्हा जी जल्दी। हाँ। सिन्हा जी, अनुच्छेद 361 के प्रोविजो 2 में ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इन दिस आपकी आवाज ठीक से नहीं सुनाई दे रही है। मेरे ख्याल से नेटवर्क का कोई इशू है यहाँ पर। आपने आर्टिकल 142 का जिक्र किया हुआ है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को ये पावर्स दी गई है कि पूर्ण न्याय के लिए वो कदम उठा सकते हैं और वो एक तरीके से कानून होगा। जरा देख लेते हैं कि इससे पहले ये 142 का इस्तेमाल भारत में कब कब किया गया था। तो जरा एक बार नजर डाल देते हैं स्क्रीन पर। 1950 से 2023 तक अगर हम देखें तो 1579 ऐसी केसेस हैं कि जिसमें आर्टिकल 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन किया गया था और यह विशेष अधिकार का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ज्यादातर ये केसेस सिविल केसेस है। ये कोई कानूनन का मतलब पार्लियामेंट ने पास किया हुआ कोई बिल या बाकी सारी केसेस नहीं है जिसे आजकल दखलंदाजी की तरह देखा जा रहा है, उस तरह की केसेस नहीं है। सिविल केसेस में इस 142 का इस्तेमाल बार बार किया गया था। लेकिन 2024 के बाद अगर हम देखें तो देखिए 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु गवर्नर के रिजर्वेशन को लेकर 10 बिल जो उन्होंने अटका के रखे थे उसको लेकर प्रेसिडेंट एसेंट जो है वो इलीगल करार देकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा 142 का इस्तेमाल किया और कहा कि उसको पास कर दिया जाए, मान लिया जाए कि वो पास हो चुके हैं। 11 मार्च 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स का इस्तेमाल किया था और हालांकि इसमें उन्होंने कहा था कि जो महिलाएं उनको स्टैंप ड्यूटी नहीं भरनी पड़ेगी, डिवोर्स सेटलमेंट की प्रॉपर्टी वाले मामले हैं उसको लेकर। 13 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 को इन्वोक किया था एक बार फिर, जिसमें बुलडोजर न्याय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और कहा था कि इस तरीके से नहीं चलेगा। और उससे पहले 30 सितंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इस्तेमाल किया था आईआईटी में एक दलित युवा को एडमिशन देने को लेकर। और इससे पहले चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव, आपने स्क्रीन पर तस्वीरें उसकी देखी होगी, 21 फरवरी 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने 142 का इस्तेमाल करके चंडीगढ़ में जो मेयर के चुनाव हुए थे उसको रद्द कर दिया गया था और यहां पर उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो सुनील गौर हमारे साथ जस्टिस सुनील गौर जुड़े हुए हैं। सर, आपसे यह पूछना है कि क्या इसका इस्तेमाल आज की तारीख में किया जा रहा है, खास करके बुलडोजर न्याय को लेकर, जहां पर यह सवाल उठे कि भाई सरकार के काम में दखलंदाजी, मेयर के चुनाव को रद्द कर देना, या फिर हाल ही में हमने देखा जिसका आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है कि राष्ट्रपति को कहा गया है कि भाई 3 महीने में आपको फैसला करना है, गवर्नर ने बिल अटका के रखेंगे तो उसको पास कर दिए, ये घोषित कर दिया गया। तो ये इसके वजह से हो रहा है कि जिस तरीके के फैसले आज की तारीख में हो रहे हैं इसके लिए 142 इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले सिर्फ सिविल केसेस में इस्तेमाल किया जाता था। सुनील गौर। हाँ जी, मेरा ये कहना है सुनील गौर जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जो मैंने जजमेंट पढ़ा है, नहीं आ रही है, मैंने जजमेंट पढ़ा है जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें उन्होंने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है प्रेसिडेंट को
कि ऐसे किया रहे वैसे करें। वो जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसको फॉलो करके उन्होंने कहा है जी आपके प्रोसीजर में है, आप 3 महीने में करिए, दैट्स ऑल। और 142 का इस्तेमाल जो कर रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है कि भाई सिविल केसेस में ही हो सकता है और बाकी केसेस में नहीं हो सकता। 142 का इस्तेमाल तो दोनों तरह के, हर तरह के केस में हो सकता है जहाँ ज़रूरी समझा जाए। और मेरा ये मानना है कि अगर आपको अगर सरकार को या किसी को आपत्ति है तो उसमें रिव्यू मांग लीजिए आप, जजमेंट में वो क्लियर कर देगी सुप्रीम कोर्ट के जी हमने कोई ऐसी डायरेक्शन नहीं दी है, हमने तो आपके मेमोरेंडम को प्रोसीजर को फॉलो करने को कहा है, दैट्स ऑल। तो इसका मेरे ख्याल से वैसे ही इशू बनाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि इस पर रिव्यू मांग सकते हैं? हाँ, इसमें रिव्यू अगर चाहे बेवजह इशू बनाया जा रहा है, रिव्यू डाल सकते हैं। हमारे साथ दोनों पूर्व जस्टिस है, उनका ये कहना है कि बेवजह इशू बनाया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। हाँ, नहीं, सुप्रीम कोर्ट को क्रिटिसाइज करने की बजाय आप रिव्यू डालें, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर देगी। सुप्रीम कोर्ट बड़ी ऑब्जेक्टिव है। सुप्रीम कोर्ट को किसी जो वो तो कहते हैं जो सच है वो सामने आना चाहिए और जो सही है उस पर वो अपना निर्णय देते हैं। कोई भी कोर्ट ऐसा है, कोई भी कोर्ट यही करती है। के मनन, आपको मेरी आवाज आ रही है? देखिए, आपके जो आज का, हाँ यस आ रही है मुझे। आपका जो टॉपिक है 2 विषयों पे है। एक तो निशिकांत दुबे जी पे आप पूछ रहे हैं, दूसरा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दी है, जैसे जस्टिस गौड़ साहब ने कहा है, एक और हमारे जज साहब बैठे उन्होंने भी बताया है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कोई डायरेक्शन नहीं दी है ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। अगर ऐसा नहीं है तो फिर इस बात का चिंतन किस बात के लिए कर रहे हैं हम, जब कोई वहां पे ऐसा विषय है ही नहीं। तो ये एक र्यूमर भी होती है। आपको भी मेरा ख्याल है कि जजमेंट पढ़ लेनी चाहिए थी, जब पढ़ चुके हैं। अगर जजमेंट मैंने तो पढ़ी नहीं है, लेकिन मैं बिलीव करता हूं, मैं विश्वास करता हूं आपने दोनों जजेस के शब्दों पर, अगर ऐसा कोई भी डायरेक्शन वहां नहीं है गवर्नर के बारे में या किसी लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में, स्पेशली जैसे आप कह रहे थे कि तमिलनाडु के गवर्नर के साहब के, इस पे तो सुप्रीम कोर्ट इवन ऑनरेबल प्रेसिडेंट को डायरेक्शन या ऑर्डर या आप कह सकते हो निवेदन करने की बजाय सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट फाइनल होती है। वो एक लॉ होता है, वो सब पे बाध्य होती है, वो एक वाइंडिंग होती है। जैसे कानून है, एक सेक्शन है, उस सेक्शन को इंटरप्रेट करके सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट देते हैं। तो हम जाकर, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे ट्रायल कोर्ट्स हैं, इवन सुप्रीम कोर्ट में भी वो जजमेंट हम फिर रेफर करते हैं। तो इसलिए इस मुद्दे पे तो कोई खास मुझे कहना ही नहीं है। रह गए निशिकांत दुबे जी की बात का, मेरा ख्याल उन पे कंटेम्प्ट नहीं बनती है। ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है, पॉलिटिकल कुछ लोग कर रहे हैं। अगर कोई कंटेम्प्ट निशिकांत दुबे ने करी होती तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टीवी भी सुनते हैं, अखबार भी पढ़ते हैं, उनके ओएसडी वगैरह उनको पूरा हार्म करते हैं डेली की न्यूज के बारे में। मोटो ले लेते हैं, आपका कहना है। ज्यादा ध्यान नहीं देते कि वहां न्यूज में क्या आ रहा क्या नहीं आखिर आ रहा। में तो मेरा मानना कि कंटेम्प्ट नहीं बनती है। मेरा समय खत्म हो रहा है। आखिर में सुरेंद्र राजपूत, आपने सुना कि 142 का इस्तेमाल कहां किया गया है? तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो ले सकती है, पार्डन ले सकती है। सुरेंद्र राजपूत, आपने सुना कि 142 का इस्तेमाल कहां किया गया है? ये बुलडोजर न्याय के खिलाफ किया गया इस्तेमाल, या उससे पहले चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन, यही वजह है क्या कि ये सारे स्टेटमेंट आ रहे हैं? नहीं, मसला यह है कि एक पूरा इकोसिस्टम ना साहिल भाई भारत के संविधान को चेंज करने की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा है, चाहे वो संघ हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। संघ शास्त्री और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये देश में नल के लिए, नील के लिए, कोल के लिए, भील के लिए, पिछड़े के लिए, आदिवासी के लिए ये जो संविधान हमारा है वो इनको रास नहीं आ रहा है। ये देश के संसाधनों को कहीं ना कहीं चंद उद्योगपतियों को देना चाहते हैं और देश के सारे बाकी लोगों को 5 किलो अनाज देना चाहते हैं। इस बहाने कम से कम, माफ करिए, बिल्कुल मेरे पास समय नहीं है सुनील राजपूत जी, लेकिन इस बहाने कम से कम संविधान को लेकर एक चर्चा हो रही है कि क्या सचमुच में संविधान के अलग अलग अंग एक दूसरे के साथ में काम कर रहे हैं या एक दूसरे के काम में दखलंदाजी कर रहे हैं। एक नई पॉलिटिकल डिबेट यहां पर छिड़ चुकी है। जाते जाते मुझे डॉक्टर अंबेडकर का सिर्फ एक बयान आपके सामने रखना है। उन्होंने कहा था
कि ये डेमोक्रेसी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, ये सिर्फ टॉप ड्रेसिंग है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के आधार पर ही चल सकती है, उसके बिना नहीं चल सकती। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता के आधार पर ही यह कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, संवैधानिक डेमोक्रेसी चल सकती है। और इसी के वजह से आज की तारीख में यह चर्चा हो रही है कि क्या संविधान ने बनाए हुए अलग अलग अंग अपने तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर फिलहाल मेरे साथ फिलहाल इस डिबेट में इतना ही।